तो हेलो प्यारे साथियों, टोटल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि पर डे हम लोग फिजिक्स वाले पर्सन को कवर कर रहे हैं और आज की जो क्लास रहेगी हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन लेकर के आया है। आप सभी इस चैनल के माध्यम से अपने पॉलिटेक्निक का तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं और हमने पर डे चैप्टर वाइज कवर करके आज ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये चैप्टर लेके आया हूँ। उस पर बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप सभी उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो आप हमारे पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। क्लास के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप यहाँ पे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे जुड़े हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। आप इसका जल्दी से रिप्लाई देंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जल्दी से रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाता है। बात समझ में आया? चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाता है। तो सतह के ए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत फलस्क होगा। हमेशा याद रखिएगा कि चुंबकीय कोई ये क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी सतह से खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाती है, ठीक है। थीटा कोण बनाती है, खींचा गया अभिलंब थीटा कोण बनाती है। और इससे जो पास होने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र, ये इसके सतह के ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो क्या है चुंबकीय जो फ्लक्स है, वो जिसको हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स को हम क्या से फाई से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? फाई से। फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर ये देखिए, ये इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ये स्केलर के लिए होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ने ये वेक्टर के लिए होता है। ये दोनों की दिशा निर्धारित है। बात समझ में आया ना? ये दोनों की दिशा निर्धारित है, इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे किसका? एरिया से। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही उत्तर होगा। सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। क्या समझ में आया? समझ में आया? बताएंगे सभी लोग क्या समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इसको नोटेड डाउन करते जाइएगा। चुंबकीय फ्लक्स को क्या से डिनोट करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स को क्या से डिनोट करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स FLUX फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। क्या से? फाई से। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। बात समझ में आया? ये आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। बी इसमें कॉस थीटा भी होता है। क्या होता है? कॉस थीटा भी होता है। ऐसे एक्चुअल में ये कॉस थीटा होता है। बात समझ में आया? कॉस थीटा। अब अभिलंब क्षेत्र के दिशा में
अब दिशा कोण इसी क्षेत्र में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में यानी कि थीटा बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखेंगे 0 डिग्री, तो आपका कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 0 जो हो जाएगा, कॉस 0 जो हो जाएगा आपका, कॉस 0 जो होगा 1 हो जाएगा, यानी कि आपका फाई बराबर कितना निकल के आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। बात समझ में आया। ये कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इसमें होता है, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 0 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का रिप्लाई देंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आप इसका रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF की बात कर रहा है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, क्या से, ई से डिनोट करते हैं, कि दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, किस नियम से, नियम बताना है, नियम बताना है आपको कि जो चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है वह किस नियम के आधार पर ज्ञात की जाती है, बताइए। फैराडे के नियम से, या एम्पियर के नियम से, या लेंज के नियम से, या मैक्सवेल के नियम से, बताइए सभी लोग। हमेशा याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो हमेशा याद रखिएगा लेंज के नियम से निर्धारित की जाती है। किसके नियम से, लेंज के नियम से। क्या, किसके नियम से, लेंज के नियम से। बात समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम क्या कहता है कि लेंज का नियम कहता है कि चालक में, लेंज का नियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंज का नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। लेंज का नियम आपका कहता है कि चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, वाहक बल विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को एकांक बल, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है, ये होता है। बात समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। लेंज का नियम ई बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहो तो ई बराबर होता है VBL साइन थीटा, VBL साइन थीटा, ये याद रखिएगा। बात सब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर। तो यहाँ पे दिशा के बारे में पूछा है तो लेंज का नियम के दिशा पर निर्धारित की जाती है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का रिप्लाई देंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक, 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक
देखिए एल बराबर चालक की लंबाई दे दी है, कितना एल बराबर, जो डाटा दे दिया है उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। बात समझ में आया? चलिए सीधा चालक 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से, भी बराबर भी दे दिया कितना 7 मीटर पर सेकेंड, 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दे दिया ना, बी का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू कितना दे दिया आपका 0.9 मीटर, वेबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तीव्रता से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाली विद्युत प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल, हमको ई का वैल्यू फाइंड करना है, से ई का वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी तुरंत यहाँ पे फॉर्मूला एक लिखा था मैंने, यहाँ पर देखिए ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मैंने लिखा है, ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा है, ई इज इक्वल टू, अब एंगल इसमें तो बन नहीं रहा है, सीधा ई बराबर क्या लगा दीजिए, ई बराबर वी बी एल। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो लंबवत की बात कर रहा है, लंबवत की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल लिख देंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएमएफ लिखते हैं या ई लिख दीजिए, क्यू वी बी एल। क्यू भी का वैल्यू कितना है 7, बी का वैल्यू कितना है 0.9 इंटू एल का वैल्यू कितना है 0.4, यानी कि कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई कितना 9 चौका कितना हो जाएगा 36, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और कितना 17 21 और 21 4 25 और 2 कितना आ गया 2.52 क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना। विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक है, यानी कि चालक तार की लंबाई दे दी है एल बराबर 0.4 मीटर। आगे बोलता है कि 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी कि भी का वैल्यू दे दिया 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, से 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर दे तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तीव्रता, ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ई इज इक्वल टू क्या चीज़, वी बी एल। अगर कोई थीटा कोण बनाता हुआ अगर बात करता लंबवत या फिर क्षैतिज रेखा में, तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर नहीं दिया है तो थीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री ही लेकर चलेंगे, साइन 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 0.9 इंटू 0.4, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2.52 वोल्ट का मेरा राइट आंसर आएगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो खोजकर्ता कौन थे चुंबकीय प्रेरण के, बताइए सभी लोग। चुंबकीय प्रेरण के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे। मैग्नेटिक इंडक्शन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत मैग्नेटिक इंडक्शन का जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, बताइए। फ्लेमिंग थे, लेंज थे, ऑस्टेड थे या फैराडे थे, बताइए सभी लोग, क्या राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, फ्लेमिंग के चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किए थे वह किए थे फ्लेमिंग, वो कौन किए थे, फ्लेमिंग। बात समझ में आया, चुंबकीय प्रेरण का जो खोजकर्ता थे वो थे फ्लेमिंग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए
फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे फैराडे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण दिया हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, क्या यहाँ तक समझ में आया, सभी लोग को समझ में आया क्या? चलिए बताइए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया हुआ है 4 नंबर, चुंबकीय प्रेरण दिया हुआ है क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैग्नेटिक चुंबकीय प्रेरण दिया हुआ है ना। आप इस क्वेश्चन को आप सुधारिएगा, बी 4 का ए फ्लेमिंग। एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चुंबकीय प्रेरण का जो खोज करता थे वो फैराडे थे। कौन? फैराडे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत आंसर होगा, ये गलत दे दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, फैराडे ने किया था, चुंबकीय प्रेरण का जो खोज किया था वो फैराडे ने किए थे। बात समझ में आया? चलिए चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को क्या कहते हैं? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि डीसी, डायरेक्ट करंट को किस में, एक सेकेंड, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट जो करता है वह विद्युत किसका, ट्रांसफार्मर का काम होता है, डायनेमो का काम होता है, प्रेरित कुंडली का काम होता है, किसका काम होता है बताइए सभी लोग। देखिए, डायनेमो एक जनरेटर का काम करता है, ठीक है ना, तो यही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 5 का डायनेमो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफार्मर करता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये कोई बिजली बनाता नहीं है, बस ट्रांसफॉर्म का काम करता है, बिजली ले करके ट्रांसफर करता है, ठीक है। और प्रेरित कुंडली तो होगा नहीं, डायनेमो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बताएंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का जो मान होता है वह कितना होता है? परिनालिका के अंदर की बात कर रहा है, परिनालिका के अंदर हमेशा याद रखिएगा। देखिए, परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का जो मान होता है शून्य नहीं होता है, अक्ष के दूरी के साथ घटता नहीं है, समरूप अक्ष के दूरी के साथ क्या करता है, बढ़ता है। चुंबकीय प्रेरण का जो मान होता है किसी परिनालिका के अंदर, वह चुंबकीय अक्ष के दूरी के साथ क्या करता है, बढ़ता है। बात समझ में आया? चलिए याद रखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। 7 का रिप्लाई देंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यदि यदि 10 फेरों वाली एक तार की कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड तक 2 सेकंड में यदि 10 फेरों वाली एक तार की कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है। कितने वेबर की चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है? 15 वेबर की। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि वह कितना होगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। जब इन 10 फेरों दिए हुए हैं तो हमसे याद रखिएगा यहाँ पे इन फेरों की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक, इन फेरों की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू जो होता है वो होता है -n डेल फाई बाई डेल टी। बात समझ में आया? डेल फाई बाई क्या होता है? डेल टी होता है। डेल फाई क्या है? वृद्धि किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में। और के टाइम कितना सेकंड में। बात समझ में आया? तो लगा दीजिए सब, सिर्फ बस फॉर्मूला पर आपको रख देना है डेल फाई बाई डेल टी। ये डेल फाई और डेल टी क्या है? डेल फाई जो है वृद्धि है किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में। वृद्धि चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स। बात समझ में आया? और टाइम में वृद्धि, ठीक है। तो -n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू ये देखिए, ये 10 दिया हुआ है तो -10 बराबर -10 मल्टीप्लाई डेल फाई कितना दिया? 15 वेबर की वृद्धि होती है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो 2 पंचे कितना हो गया? 2 पंचे 10 हो गया, 15 पचे 75 वोल्ट। क्या आ जाएगा आपका? माइनस यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको अगर मॉड में ई निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 वोल्ट का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि वोल्ट क्या होता है? विभवांतर, किया गया कार्य कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमको इसको क्या ईएमएफ को हम क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बोलिए, बताइए सभी लोग, बताएंगे सभी लोग क्या समझ में आया यहाँ तक सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है? इनमें से न्यूनतम प्रतिरोध किसका होगा? तो हमको पता है कि जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उसका प्रतिरोध अधिक होता है, जो पैरेलल में जुड़े होते हैं उसका न्यूनतम प्रतिरोध होता है। बात समझ में आता है? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें से पूछ रहा है कि न्यूनतम प्रतिरोध इसमें से किसका होगा। तो हमेशा याद रखिएगा एमीटर क्या क्या होता है? न्यूनतम प्रतिरोध होता है। क्यों?
क्योंकि इसका काम होता है सिर्फ धारा को मेज़र करना, धारा को मेज़र करना। धारा को मेज़र करेगा तो अगर ये रोकने का काम करे, धारा रोकने का, तो ये काम नहीं करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, एमीटर, एमीटर, ठीक है, धारा मापी को ही क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर का तो नहीं, 2 मीटर लंबे तार नहीं, एमीटर का जो है वो निम्न प्रतिरोध होगा। बात समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का रिप्लाई दे दीजिए सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का रिप्लाई दे देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो पहले बना लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि दिष्ट धारा के आर्मेचर का प्रतिरोध 20 ओम है। दिष्ट धारा के आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वह कितना है? 20 ओम है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक सेकेंड, एक थोड़ा सा ज़रूरी काम, एक सेकेंड जस्ट, एक सेकेंड। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए। दिष्ट धारा के आर्मेचर का प्रतिरोध 20 ओम है। जब इसे 220 वोल्ट की दिष्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तब इसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, पश्च विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या होगा? पश्च विद्युत वाहक बल। देखिए इसमें भी जो डाटा दिया हुआ है बस लिख लीजिए उसको। आपको पता है कि क्या होता है? R इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू, सीधे आपको रिलेशन आई आर बराबर क्या होता है? IR इज इक्वल टू यही होता है। ठीक है, ये आंतरिक विभव, ये आंतरिक क्या होता है? वोल्टता होता है। सेल का आंतरिक वोल्टता, ये वोल्ट होता है परिपथ का। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये V इज इक्वल टू आता है। ठीक है, तो यहाँ से I का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो E माइनस E बाई क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, अब E क्या है? यहाँ पे E कर लीजिए, E पश्च विद्युत वाहक बल है। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, अब फाइन कर लीजिए जो दिया है।
आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5, आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.5। देखिए V इज इक्वल टू भी दे दिया, E इज इक्वल टू, बड़ा E इज इक्वल टू दे दिया कितना 220 वोल्ट, बात समझ में आया। और R इज इक्वल टू कितना दे दिया 20 ओम। ठीक है, तो बस इसी पर रख लीजिए, सिंस I इज इक्वल टू E माइनस E बाई R, I इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल्स टू 220 माइनस E बटे कितना R, R 20 आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 दूना का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, 3 हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इज इक्वल्स टू 220 माइनस ई, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना, 190 220 माइनस 30 यानी कि कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 190 वोल्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बताइए समझ में आया क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। समझ में आया क्या, बताएंगे सभी लोग, बताइए सभी लोग क्या समझ में आया क्या। बताइए सभी लोग समझ में आया क्या, बताएंगे सभी लोग। चलिए बताएंगे सभी लोग क्या समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो थम्स अप देंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक चोक कुंडली दिष्ट धारा का मान घटाती है, दिष्ट धारा का मान बढ़ाती है, या प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है, प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है। बताएंगे सभी लोग, इनमें से क्या ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। देखिए इसका ऑप्शन जो होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या करती है, चोक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि एक जेट वायुयान जिसके पंखा के सिरों के बीच दूरी 60 मीटर है, कितना है 60 मीटर है। ठीक है, चलिए 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, 4 सेकेंड पर मीटर सेकेंड के वेग से क्या है गतिमान है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3 गॉस है तो वायुयान के पंखों के सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। एक जेट वायुयान जिसके पंखे के सिरों के बीच दूरी 60 मीटर है, 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3 गॉस है तो वायुयान के पंखों के सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। चलिए बताएंगे सभी लोग। देखिए 11 का जो आंसर कैसे करेंगे, 11 मीटर लंबाई दिया हुआ है ना, सॉरी 60 मीटर, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या बोलता है, V इज इक्वल टू वेग दे दिया कितना 400 मीटर पर सेकेंड, और क्या दे दिया है, और क्या दे दिया है, बस अब यहाँ से एच कैलकुलेट कर लेंगे ना। एच इज इक्वल टू होता है चुंबकीय क्षेत्र B, हमेशा याद रखिएगा,
और b इज इक्वल टू होगा कितना 0.3 गॉस दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर में बदलिएगा तो 10 के पावर -4 का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस आप लगा लीजिए। E इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, E इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू BVL, E इज इक्वल टू फिर B कितना निकाले हम लोग 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 और वेग कितना दिया हुआ है, वेग 400 दिया हुआ है गुने 60। E इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू फिर हो जाएगा आपका कितना 0.72 वोल्ट, 0.72 वोल्ट। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, आपका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। ट्रांसफार्मर की कॉर्ड बनी होती है, ट्रांसफार्मर की कॉर्ड बनी होती है, ट्रांसफार्मर की कॉर्ड बनी होती है, किससे बनी होती है, ट्रांसफार्मर की कॉर्ड जो होती है वो किससे बनी होती है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ट्रांसफार्मर की कॉर्ड हमेशा नर्म लोहे से बनी होती है, याद रखिए किससे बनी होती है, नर्म लोहे से। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है कि एक अपचायी ट्रांसफर में निवेशी विभव 200 वोल्ट है तथा वह निर्गत विभव 5 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात बताइए। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था Vp इज इक्वल टू, पहले लिख लीजिए कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। निवेशी विभव Vp यूज करेंगे और निर्गत जो V होगा वो कितना होगा Vs, ठीक है, 5 वोल्ट का होगा। बात सब हमेशा याद रखिएगा NP/NS जो होता है वो VP/VS के इक्वल होता है, VS के इक्वल होता है। बस कर लीजिए, यानी कि कितना 200/5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी कि 40/1, यानी कि 40 अनुपात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। आज की क्लास को बस यहीं तक छोड़ते हैं और आगे का जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन को अपलोड करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।